अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। सोचा शुरू हुई कि अमेंडमेंट हो गई हैं तो सब हल हो गया। अब आप देख लीजिएगा अंत वही होगा जो मैं बकवास कर रहा हूँ, कोई माने या ना माने। अब हालत ऐसी टाइट होने जा रही है या हो गई है कि बस पूछे मत। आहिस्ता आहिस्ता ये सब अग्री करेंगे, सब के सब, कि इस अमेंडमेंट का कोई फ़ायदा नहीं था और नहीं है। और जिनको लग रहा था कि ये अमेंडमेंट जो है वो गवर्नमेंट की सक्सेस है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा वो भी रियलाइज़ करेंगे कि नहीं भाई, ये इस तरह तो नहीं हो रहा। मुझे ये समझ नहीं आया कि इनको ट्रैप किया गया या ये खुद हो गए हैं। वो इनकी अकल के ऊपर है। मैं आपको मसला बताऊं, मसला क्या है। मसला ये है कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उल्टा रियलिटी बेस्ड इस बार प्लानिंग भी नहीं कर रहे हैं। इतनी वीक प्लानिंग मैंने आज तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट की नहीं देखी है। बस सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं, उधर आग लगी बुझा दो, उधर आग लगी बुझा दो। ऐसे नहीं चलता। अपनी मर्ज़ी के परसेप्शन को फॉलो किए जा रहे हैं और फेल होते जा रहे हैं हर बार। फॉर इंस्टेंस ये एक परसेप्शन था कि खान जेल में गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और कुछ दिन में डील कर लेगा। ऐसा नहीं हुआ। फिर ये परसेप्शन था कि पार्टी के लोग बर्गर हैं, नहीं निकलेंगे बाहर, रोडों पे नहीं आएंगे। ऐसा भी नहीं हुआ। फिर ये परसेप्शन था कि वोट में जब सिंबल नहीं होगा तो लोग नहीं निकलेंगे, वोट नहीं देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर ये परसेप्शन था कि काजी आ जाएगा, यानी काजी फाइज आ जाएगा तो छा जाएगा तो सारे कोर्ट्स के मसाइल हल हो जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। ये परसेप्शन था कि मिलिट्री कोर्ट्स भी करवा लेंगे, मिलिट्री ट्रायल्स भी हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। फिर ये परसेप्शन था कि अमेंडमेंट ला के जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक लेंगे और वो रिटायर कर जाएंगे और मसले हल हो जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। फिर ये परसेप्शन था कि खान डर जाएगा इस अमेंडमेंट के बाद और डील कर लेगा। ये भी नहीं हुआ। फिर ये परसेप्शन था कि कोर्ट्स से रिएक्शन आ जाएगा, फिर कोर्ट्स और पार्लियामेंट की झगड़ा नज़र आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट बीच में पढ़ के मसले को हल करा लेगी। वो भी नहीं हुआ। फिर ये परसेप्शन था कि जुडिशरी डर जाएगी, अमेंडमेंट के बाद प्रेशर दे देंगे। सारी चीज़ें यानी कि परसेप्शन पे, अपनी मर्ज़ी पे या आफरीदी साहब को लगाएंगे, वो फिर हमारी बात मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो परसेप्शन है, जिस परसेप्शन में ये शायद अभी भी मान लें, और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस परसेप्शन पे एक्ट किया तो इट विल बाइट इन देयर एसेस। अगर इनको लगता है कि पंजाब अब मरियम बीबी ने हैंडल कर लिया है और पंजाब से पीटीआई जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। मैं बाबा कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पंजाब में ही पीटीआई को तोड़ना चाहती है या ख़त्म करना चाहती है, बाकी सब खैर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता केपी में कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या है, बस पंजाब में रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन डूइंग दैट दे डिडंट रियलाइज़ कि पंजाब के सारे लीडर्स को तो इन्होंने जेल में रखा है, यानी कि जो सही माने में मोबिलाइजेशन कर सकते हैं वो सारे जेल में हैं। और जब वो निकलेंगे तो क्या सब लोग भूल जाएंगे और मरियम बीबी ने जो फजूल खर्चे किया हुआ है पंजाब में अंदर, ये सब परसेप्शन को मान लेंगे? हो ही नहीं सकता। ये सब परसेप्शन गलत साबित हुए हैं अभी तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट के। तो हुज टू से कि जो आगे ये प्लानिंग कर रहे हैं ये कोई सही साबित होगी। इसलिए मैं तो नहीं मानता हूँ कि ये सही साबित होगी। अभी तक तो मैं ना ही कहूँगा कि ऐसा कुछ भी इनका परसेप्शन सही नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक ना हालात इंटरनल बदले हैं और ना ही इंटरनेशनल बदले हैं। और जिन दोस्तों को ये लगता था ना कि पाकिस्तान में अगर रेजिस्टेंस उभरी, या लगता है कि अगर रेजिस्टेंस उभरी तो वो कोई तहरीर स्क्वायर की तरह या बांग्लादेश की तरह होगी, नहीं, हम वो मुल्क नहीं है। हमारे पास अगर रेजिस्टेंस उभरी तो वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स में तब्दील हो जाएंगी हर सूबे में। आज मौलाना की बात सुनी ना आपने, मैं कब से कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान और केपी के आपके हाथ से निकल रहा है, मौलाना साहब भी यही बोल रहे थे, लेकिन नहीं सुन रहे। यही तो फ़र्क है नॉर्मल कंट्रीज़ में और उन कंट्रीज़ में जो वीक सिस्टम लेके अपनी चॉइसेस पे या अपनी चॉइसेस आवाम पे थोप रहे होते हैं। व्हेन नोइंग कि दूसरे मुल्क आपके मुल्क में, जब पता है कि दूसरे मुल्क आपके मुल्क में उठने वाली रेजिस्टेंस को इतने गंदे तरीके से यूज़ करेंगे कि अगर उसके बाद भी आगे बढ़ना है तो यार ये पूरे मुल्क के साथ जुल्म हो जाएगा। इसलिए पुट योर हाउस इन ऑर्डर मैन, एक्सेप्ट द पीपल्स विल और सरेंडर। बट आई नो फॉर श्योर नो बडी केयर्स। लेक्चर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आई विल कीप ऑन माई फोकस, या आई कीप माई फोकस ऑन टेलिंग देम कि वो किस तरह फंसते जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब इतने आगे चले गए कि बाकायदगी से एक चैनल पे बैठ के इंटरव्यू के दौरान कहते हैं, ऐलानात कर रहे हैं कि जस्टिस जाए आफरीदी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए।
तो चीफ जस्टिस आपने अपनी मर्जी से लगाया है, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के लिए कह रहे हैं कि ये इन दोनों को बेंच से माजरत कर लेनी चाहिए। हू द हेल आर यू? इससे क्या पता चला आपको? इससे यही पता चला ना कि गवर्नमेंट हैज़ नो कॉन्फिडेंस ऑन जस्टिस याया अफरीदी। और क्यों नहीं है? क्योंकि अव्वल तो सरकार को ये उम्मीद थी कि जस्टिस याया जस्टिस मंसूर के दोस्त हैं, तो ज़ाहिर है वो अपॉइंट होने से मना कर देंगे, और जब वो मना करेंगे तो हम छोटे वाले को यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन को ऊपर ले आएंगे। बट इट डिडंट हैपन दैट वे, और जस्टिस याया ने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली। फिर क्या, जब अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली गवर्नमेंट को, तो वहीं झटका लग गया कि ये क्या हो गया। इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनके साथ गेम हुई है या खुद इतने बेवकूफ़ हैं, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मतलब सोचें, अगर यकीन नहीं था कि जस्टिस याया आपका आदमी है, तो फिर आप 3 सीनियर मोस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जगह 4 सीनियर मोस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देते। और फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मसला कर दिया है कि उसकी इजलास नहीं कंप्लीट हो रहा और तो इजलास हो नहीं सकता, ये भी ना होता। मैं हमेशा कहता हूँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट जानबूझ के इतने भोंडे तरीके से चीज़ों को करती है ताकि जब वक्त आए या फिर जब वो मजबूरी आए तो उसको सुकून से रिप्लेस या रिवर्स कर दें, ताकि और फिर दूसरे हिस्से को थोड़ी सी तवज्जो दे दें और थोड़ी सी फोकियत दे दें। और कोई वजह नहीं है इस फजूल अमेंडमेंट की। आप देखें, जस्टिस याया अफरीदी साहब ने 3 हिंट्स दिए हैं आज, विच इंडिकेट्स दैट थिंग्स आर नॉट ओके विथ जुडिशरी। पहली तो ऑब्वियस हिंट थी कि जब उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को कमेटी में डाल दिया, जो बेंचेस बनाने वाली कमेटी, जिसमें जस्टिस मुनीब को निकाल दिया था काजी फाइज़ साहब ने। दूसरी हिंट के जब आज फुल कोर्ट का इजलास हुआ तो उस एलामिये में अपनी तजवीज़ें कम बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तजवीज़ें ज़्यादा जिक्र किया है। व्हाट डज़ दैट टेल यू? तीसरी हिंट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग होनी है वो नवंबर 8 को बुलाई गई है, जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वापस आ जाएंगे और जब अमेरिकन इलेक्शन नवंबर 5 को हो जाएंगे। आते हैं उस पर। अब गवर्नमेंट फिर मूड में लग रही है कि 27वीं अमेंडमेंट लाएंगे। उसमें लाना क्या चाह रहे हैं ये तो अभी नहीं बता रहे। अब चाह क्या रहे हैं वैसे? मतलब सब कुछ तो कर लिया है, अब क्या चाह रहे हैं? अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में नाम लिख देंगे कि फ़लाँ जज नहीं बैठेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में और फ़लाँ जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की फ़लाँ बेंच में नहीं बैठेगा? बिलावल साहब फिर शहबाज भाई के चक्कर लगा रहे हैं अमेंडमेंट के पीछे, लेकिन राना सना साहब और अयाज सादिक जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके बाकी हवारी अभी भी लगे हुए हैं, ये फैसल वावडा साहब, ये सारे कि 27वीं अमेंडमेंट आएगी, 28वीं अमेंडमेंट आएगी। फॉर मी एटलीस्ट फ़िलहाल तो मुझे ये सब कुछ प्लॉय लग रहा है, और प्लॉय भी ऐसा कि ना जिसका कोई सर है ना पैर है। एक पावर मूव था 26वीं अमेंडमेंट और कुछ नहीं था, और उसी पावर मूव को ये अब लोग कैश करवाना चाह रहे हैं। जो जजेज़ ताकि जजेज़ और जो लोग हैं, जो लोग इस 26वीं अमेंडमेंट से नहीं डरे हैं, उनको और ज़्यादा डराया जाए 27वीं अमेंडमेंट की बात क्या करके। क्योंकि हासिल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। और अब तो सर जी बहुत मुश्किल हो गया है, अब तो भागने का मकाम आ रहा है इनका। फ़िलहाल तो नवाज़ शरीफ साहब लंदन जाएँ, काजी फाइज़ साहब भी लंदन गए हुए, फिर नवाज़ शरीफ साहब अमेरिका भी रवाना हो रहे हैं, फिर वो बता रहे हैं कि वहाँ से लंदन वापस आएंगे, फिर मरियम बीबी जो है वो लंदन जाएंगी, और फिर दोनों जो हैं बाप बेटी दोनों जो हैं वो यूरोप के सैर सपाट में निकल जाएंगे। क्या मजाक लगाया हुआ है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि जो रायता फैलाया है ये इस्टेब्लिशमेंट खुद साफ़ कर ले? अदर दैन डैट 27वीं अमेंडमेंट में और क्या होगा? मिलिट्री कोड्स, उसके अलावा जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, फिर आगे से उम्र बढ़ा देना, ये सारी बातें भी, फिर आगे से उसमें भी अगर काम नहीं बनेगा तो फिर क्या 28वीं अमेंडमेंट लाएंगे? लाए ये सारी ले आए। वैसे एक सवाल था, फैज़ अमीन साहब के मिलिट्री ट्रायल का क्या हुआ? वो जो लोगों ने इस वक्त तक पता नहीं क्या, आई रिमेंबर इट वेरी क्वाइटली कि मैं वाहिद बंदा था जो उस वक्त कहता था इससे कुछ नहीं निकलेगा, और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कमर तोड़ी जा रही थी पीटीआई की वो टूट गई है। फिर जो बातें की जा रही थी कि इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल करेंगे, अमेंडमेंट्स कर करके आप मुल्क का हुलिया बिगाड़ दें, इससे बेहतर मार्शल लॉ लगा दें। थोड़े टाइम के लिए खौफ भी तारी हो जाएगा लोगों के ऊपर और लोग खामोश भी हो जाएंगे। अरे हाँ, मार्शल लॉ तो आप इंटरनेशनल हालात की वजह से लगा नहीं सकते, क्योंकि जो इंटरनेशनल हालात हैं फिर भी जो फेवरेबल थे अब तक, अब तो वो भी नहीं रहे हैं और उल्टा और ख़राब होने वाले हैं। ब्रिक्स का क्या हुआ भाई? हमारी शमूलियत हो गई ब्रिक्स में या नहीं हुई है? रशिया की स्पीकर जो है वो स्पीकर साहिबा पाकिस्तान आई हुई थी, और आज हमारे सेनेट में
बैठ के उन्होंने तकरीर की और कहा कि पाकिस्तान रशिया दोस्ती बनेगी, तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट आएगी, और फिर पार्लिमानी डिप्लोमेसी पे MOUs भी साइन किए हुए हैं रशिया और पाकिस्तान ने, और फिर रशिया जो है वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए सपोर्ट भी कर रहा था। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान और टर्की को ब्रिक्स में शमूलियत नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि इंडिया ने रोड़े अटकाए हुए हैं। मैं लास्ट टाइम ही बोला था कि जब इंडिया ने चाइना के साथ बॉर्डर पैक कर लिया है तो फिर अमेरिका इंडिया पे अब प्रेशर डालने से भी डरेगा, और वही हुआ। जब तक अमेरिका का प्रेशर चल रहा था तब तक इंडिया ब्रिक्स में पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बातें कर रहा था, और जब इंडिया ने अपना मूव कर लिया तो अब पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने से रोक रहा है। नाउ व्हाट डज दैट टेल यू? दैट टेल यू कि पाकिस्तान हैज़ नथिंग लेफ्ट टू डू एक्सेप्ट सरेंडर इटसेल्फ एट द मर्सी ऑफ अमेरिका, अगर इन्होंने इसी तरह चलाना है। अगर ब्रिक्स में हम नहीं जा सकते तो फिर रास्ता क्या रह जाता है? रास्ता सिर्फ अमेरिकन ब्लॉक ही रह जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब चाइना सपोर्ट कर रहा था, जब रशिया सपोर्ट कर रहा था, तो इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि इन दोनों के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की एंट्री रोक दी। समथिंग इज़ फिशी। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये भी कहता था पहले कि जहाँ इंडिया ब्रिक्स में है वहाँ ही इंडिया क्वाड में भी है, और जिस तरह अमेरिकन गवर्नमेंट जो अभी बैठी है और UK गवर्नमेंट जो अभी बैठी है, वो दोनों ही पाकिस्तान को पूरी तरह सपोर्ट किए बैठे हैं। जैसे आपने देखा कि चाहे उन US की अपनी रेजोल्यूशंस हों, डेमोक्रेट्स के लेटर्स हों, सब इग्नोर किया हुआ है अमेरिकन गवर्नमेंट ने और खामोश है। अब तो UK की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी खत लिख दिया है अपनी UK गवर्नमेंट को, लेकिन UK गवर्नमेंट भी खामोश है। और ये कहना कि इसलिए फिर मुझे शक भी होता था कि शायद पाकिस्तान खुद ही ब्रिक्स से ऑप्ट आउट करे, क्योंकि कोई तो यकीन दहानी करवाई होगी इन वेस्ट वालों को। और ये कहना कि अमेरिका इंडिया के साथ नहीं, तो ये बेवकूफ़ी है, वो क्वाड में साथ हैं। मैं ये कहता था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स इनके वीक सिस्टम को यूज़ करेंगे, और अब वही हो रहा है, आप देख लें, क्योंकि इनको हाउस ऑन ऑर्डर नहीं करना है। और अभी तक जंग के खतरात भी नहीं टले हैं। ईरान अभी भी कह रहा है कि अटैक करेंगे इसराइल पे, लेकिन शायद वो भी वेट करेंगे कि पहले देख ले कि नवंबर 5 को कौन जीतता है, कमला या ट्रंप। कोशिश तो हुई है हाउस एंड ऑर्डर करने की हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इमरान खान साहब के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जारी हैं। एक तरफ इमरान खान साहब खामोशी अख्तियार किए बैठे हैं, आज भी कुछ खास नहीं बात की उन्होंने, कोई तबसरा नहीं कर रहे, कोई मज़ाहमत की बातें नहीं कर रहे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के बाहर आने की भी खबरें आ रही हैं, तो कुछ लोग जो इमरान खान को शदीद नापसंद हैं मिलिट्री के अंदर, उनके भी तबादले हो रहे हैं। फिर PTI इस जुडिशल कमीशन के लिए अपने नाम भी दे रही है, वेटिंग फॉर द खान्स अप्रूवल, विच मीन्स PTI इन आइनी अमेंडमेंट को इंडोर्स भी करने जा रही है। ऑल ऑफ दिस इज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अब ये कब तक चलते हैं और क्या अंत लेते हैं ये भी देखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ पता नहीं कि फिर अपने ईगो बचाने के चक्कर में कोई भंड ना मार लें, या कौन किसको नुकसान देता है। लेकिन अगर खान साहब ने फेस सेविंग दे दी तो फिर तो ईगो भी रहेगा और फिर अपनी मर्ज़ी भी। बट आई स्टिल हैव माई आई सेट ऑन अमेरिकन इलेक्शंस ऑन November 5। देखिए सिचुएशन क्या बनने जा रही है। पाकिस्तान फंसता जा रहा है और वो अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं कर रहा, क्योंकि मजबूरी है ईगो। एक जुडिशरी है जहाँ से मसला सेटल नहीं हो रहा, और होगा भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ये होने नहीं दे रहा, कोई ये होने नहीं दे रहा। आई विल रिपीट इट, एंड कोई तो है, आई थिंक सो। क्योंकि अगर होना होता और लोटे बना के ही करना था तो फिर वो पहले वाला मुसविदा पास करवा लेते ना, जिसमें सिस्टम की गारंटी काजी फाइज साहब अपनी सीट पे बच भी रहे थे और बाकी सारी चीज़ें भी आपके फेवर में थी। लेकिन अब जब ये अमेंडमेंट हुई तो ये अमेंडमेंट मुझे तो सिर्फ लॉलीपॉप लगी, उनके लिए जो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे और उनके लिए जिनको लग रहा था कि अमेंडमेंट हो गई तो हमारा सिस्टम बच जाएगा। इट वॉज, मेरे नज़दीक इट वॉज ओनली फॉर द ऑप्टिक्स। लेकिन इस अमेंडमेंट में सोल्यूशन कोई नहीं था। नहीं, मेरे नज़दीक इट वॉज ओनली फॉर द ऑप्टिक्स, क्योंकि इस अमेंडमेंट में सोल्यूशन कोई नहीं था और कोई नज़र भी नहीं है। अब कल से जस्टिस याह्या आफरीदी का असल टेस्ट शुरू होगा। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट तो कर दी है रिजर्व सीट वाले फैसले में जो नहीं मान रही इलेक्शन कमीशन। और अब देखना यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीट्स खुद ही कल नोटिफिकेशन या परसों नोटिफिकेशन कर देती है PTI के हक़ में, तो फिर समझ जाएं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी कामयाब हो रहे हैं।
और अगर नहीं और कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं, यानी कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं कोर्ट्स की तरफ से, तो समझ जाएं कि कोर्ट्स कंट्रोल में नहीं है। और अगर कुछ भी नहीं होता, सबकी तरफ खामोशी रहती है, तो समझ जाएं अभी सब इंतज़ार कर रहे हैं नवंबर 5 का कि वहाँ से क्या हालात बनते हैं। हुआ ये है कि आपका जो ख्वाब है या ख्वाब था ब्रिक्स में शामिल होने का, या रशिया के क्लोज होने का, या ये मेंटेन करने का कि हम किसी ब्लॉक में नहीं बल्कि हम इंडिया को कॉपी करके इंडिया की तरह वेस्ट के साथ भी रहेंगे और ईस्ट के साथ भी रहेंगे, तो वो तो टूटा हुआ नज़र आ रहा है अब, कि ये तो मुमकिन हो नहीं रहा। बिकॉज आप आइसोलेशन में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कॉपी कर लें, बाकी आपका हाउस अपना जलता रहे, तो ये मुमकिन नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसके सिस्टम को सेव करने के लिए नहीं होती है, बल्कि मुल्क के लिए होती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट ने जो सिस्टम बिठाया होता है, चाहे वो मार्शल लॉ का हो या कोई हाइब्रिड निज़ाम हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इस चीज़ को फेवर करने के लिए होती है और कुछ नहीं होता। इसलिए हम हमेशा पीछे रह जाते हैं और इसलिए हमेशा हमें कोई ना कोई ईस्टर्न पावर या वेस्टर्न पावर इस्तेमाल करता रहता है, क्योंकि हमारे जो डिमांड्स होती हैं वो भी बहुत छोटी होती हैं, पर्सनल लेवल की डिमांड्स होती हैं कि इसको बाहर रखना है, इसको अंदर रखना है। खैर, पॉइंट इज़ यू आर लेफ्ट विथ नो चॉइस other than to rely on USA or have a strong system of government in a place, ताकि आप न्यूट्रल रह सको। अदरवाइज वी विल बी कॉट इन फायर। अभी फ़िलहाल तो उम्मीद ये है कि कमला जीतेगी और CIA या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे, बट नो दे वॉन्ट, बिकॉज नाउ दे नो कि आप डेस्परेट हो, ब्रिक्स में आप नहीं जा रहे हो, इंडिया आपको मजबूर करेगा, अफगानिस्तान आपके ऊपर मेनेस की तरह फैला हुआ है, और आप न्यूट्रल रहने की अगर कोशिश करोगे भी तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि चाहे ही कमला क्यों ना हो वो आपको प्रेशर देंगे, पीछे जा यार, एक तो तू जल्दी बहुत करता है। आप देखें कि अब अटैक्स इस हद तक आ चुके हैं कि लकी मरवत में बेचारे एक PMA के कैडेट को मस्जिद के बाहर शहीद करके चले गए। यू नो, ये रियलाइज़, ये इस लेवल का अटैक बहुत ख़तरनाक है। इंडिविजुअली आर्मी में जो नए बंदे जा रहे हैं उनको शहीद करना, दिस इज़ अलार्मिंग, वी नीड टू वेक अप। और आइसोलेशन में कोई चीज़ नहीं हो सकती, कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब अगर मार्शल लॉ लगा के या इसी सिस्टम को चलाने, या नहीं, अब अगर मार्शल लॉ लगा के या इसी सिस्टम को चलाने के लिए अमेरिकन के सामने लेट जाना है तो वो अलग बात है। यानी मार्शल लॉ लगा के अमेरिका को बेसिस भी दे दें ईरान के ख़िलाफ़ और मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क करवा देना है, तो फिर तो वो अलग बात है, फिर वो शायद आपको सपोर्ट में मिल जाए। बट ये भी सिर्फ तब मुमकिन है जब कमला जीते। लेकिन अगर आगे से ट्रंप आ गया, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबल, जो अभी तक के रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपका लेटने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन टू गो अबाउट दिस सिचुएशन राइट नाउ, सरेंडर एंड रिवर्स करें जो भंड मारे हैं इन द रिसेंट पास। अदरवाइज इवेंचुअली करना वही पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा एम्बैरसमेंट भी हो जाएगी।